सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस को स्टार्ट करते हैं। सीधे स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ जब सबके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है तो सब तुलसी को घूरने लगते हैं। वहीं जब उसके दूल्हे के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो गुस्से से तुलसी को देखता है और फिर झट से मंडप से उठ के मामी से कहता है, ये सब क्या है? तुम लोग अपनी इस बच्चलन बेटी को मेरे गले बांधना चाहते थे? इस वक्त उस दूल्हे की आंखें गुस्से से लाल थी। वही उसकी बातें सुनकर मामी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, अरे ये आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? हमारी तुलसी तो कभी घर से बाहर ही नहीं जाती है। जिस पर दूल्हा गुस्से से कहते, अच्छा आपकी बेटी बाहर नहीं जाती है तो ये सारे फ़ोटो क्या झूठे हैं? इतना कहकर वो अपना फ़ोन सबकी तरफ कर देता है। वहीं फ़ोटो देखकर मामी के हैरानी का ठिकाना नहीं रहता है। नाना जी के पैरों तले से तो ज़मीन खिसक गई थी। तुलसी अभी तक मंडप से उठी नहीं थी। वो जब दूल्हे के फ़ोन में वो फ़ोटो देखती है तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि उस फ़ोटो में आरू और तुलसी थी। और वो फ़ोटो होली वाले दिन की थी, जिसमें आरू तुलसी को उठाकर ले गई थी। फ़ोटो में ऐसा दिख रहा था जैसे आरू और तुलसी एक दूसरे को किस कर रहे हों। ये देखकर तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मामी को ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वहीं वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे वो सब घिन भरी निगाहों से तुलसी को देख रहे थे और कहते, देखो तो कितनी बेशर्म लड़की है। इतना सब करने के बाद भी बेशर्मों की तरह यहाँ खड़ी है। इसकी जगह कोई और होता तो डूब कर मर जाता। तभी कोई दूसरा कहता है, अरे मुझे तो लगता है ये लड़की शुरू से ही बदचलन होगी, तभी ना बड़ी बहन के रहते हुए इतनी छोटी उम्र में इसकी शादी करवा रहे थे। पक्का कोई ऊंच नीच होगी। फिर तीसरा कहता है, अरे आजकल तो ये फैशन हो गया है, इन जैसी लड़कियों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती है। पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मारती फिरती हैं। इन सारे लोगों की बातें तुलसी के कानों तक पहुँच रही थी। उसका दिल भारी हो रहा था। वो बिना कुछ कहे अपना चेहरा नीचे करके रो रही थी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वहीं वो दूल्हा गुस्से में तुलसी के बाजुओं को पकड़कर उससे पूछता है, बता कितनी रातें रंगीन की है तूने उस लड़की के साथ? अरे जब इतनी ही आग लगी थी तो किसी और के पास चली जाती या मुझे बोल देती, तेरी आग मैं ठंडी कर देता। किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? तुलसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस इंसान के साथ वो फेरे लेने वाली है वो उससे इतनी घटिया बातें करेगा। ज़्यादा रोने के चलते उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो डरते हुए कहती है, हमने कुछ नहीं किया है, हमारा यकीन करिए, हम सच कह रहे हैं। तुलसी की बातें सुनकर मामी गुस्से से कहती है, वाह जी वाह, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तुम मनहूस से ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन तू बदचलन है ये मुझे नहीं पता था। पता नहीं क्या क्या पाप किया है। पता नहीं तेरे माँ बाप ने भी कैसे पाप किए होंगे जो तू पैदा हुई। अरे तुझे तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। तू एक लड़की के साथ ये सब कर रही थी। वो इतना ही कहती है कि नाना जी तेज आवाज़ में कहते, बस बहुत बोली है तुमने। हमारी बिटिया ने कुछ नहीं किया। हमारी तुलसी बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है। नाना जी की बातों में एक विश्वास झलक रहा था। कहीं नाना जी की आंखों में खुद के लिए विश्वास देखकर तुलसी के दिल को सुकून मिल रहा था। नाना जी की बातें सुनकर मामी अपना मुंह नाक सिकोड़ के कहती, हाँ हाँ, आपकी तुलसी तो गंगा की तरह पवित्र है।
इसलिए इतना बड़ा कांड कर दिया। कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन कमीने ने हमें। यहाँ मंडप में मौजूद दूल्हा अपना वरमाला तोड़ के गुस्से से कहता है, हमको ऐसी बदचलन लड़की से शादी नहीं करनी है। शादी हमसे कर रही है और काम कुछ और कर रही है। ये लड़की शादी के लिए नहीं है। ये बस वो इतना ही बोलता है और उसकी ये बात सुनकर तुलसी रोने लगती है फिर से। वहीं नाना जी से लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्हें अपने सीने में काफ़ी दर्द हो रहा था, जिसके चलते वो अपना सीना पकड़ के वहीं बैठ जाते हैं। तुलसी जब अपने नाना जी को ऐसा अपना सीना पकड़ के बैठते हुए देखती है, तो वो नाना जी कहते हुए भाग कर अपने नाना जी के पास जाती है और उनके पैरों के पास बैठकर रोते हुए कहती है, नहीं नाना जी, हमारा यकीन करो, हमने कुछ नहीं किया है, हम बेकसूर हैं। वो इतना ही कहती कि मामी गुस्से से कहती, अच्छा तो ये सारे सब वो झूठे हैं और एक तू ही सच्ची है। और फिर नाना जी की तरफ देखकर, और कहिए, बच्ची है, इतनी जल्दी शादी मत कराओ। करवा दिया ना मुँह काला इसकल मुँह में, पूरी अपनी माँ पे गई है। जिस पर तुलसी रोते हुए मामी से कहती है, हमने कुछ नहीं किया है। इतना कहकर वो तेज तेज रोने लगती है। तुलसी से इतनी बेइज्जती सही नहीं जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी कहीं जाकर डूब मरे। ये सब देख कर रोशनी को काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसे तुलसी को रोता हुआ देखकर काफ़ी सुकून मिल रहा था। तुलसी अभी भी रो ही रही थी कि मामी दांत पीसते हुए कहती है, बदचलन कही की, अभी भी बेशर्मों की तरह तू यहीं बैठी है। तुझ जैसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। अब तो तुझे मैं अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगी, वरना तेरे चलते मेरी लड़की की शादी नहीं होगी। इतना कहकर वो तुलसी का हाथ पकड़ के झटके से उठाती है और गुस्से से कहती है, चल, तुझ जैसे कचरे को मैं खुद बाहर फेंक के आऊँगी। जिस पर तुलसी नाम में सिर हिलाकर रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगती है। वहीं मामी उसे वहाँ से घसीटते हुए ले जा रही थी। वहीं तुलसी अपने नाना जी को देखकर कहती है, नाना जी, हमने कुछ नहीं किया है, हमारा यकीन करिए। लेकिन मामी उसको वहाँ से खींचते हुए ले जाने लगती हैं। वहीं तुलसी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है और बार बार कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है। मामी जैसे 2 कदम बढ़ती हैं, तभी सभी के कानों में एक रौबदार आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर सारे लोग उधर देखने लगते हैं और मामी के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक जाते हैं। सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ से आरू आ रही थी। आरू के साथ पप्पू भी था। आरू को देखकर रोशनी तो अपना सुध-बुध गँवा बैठी थी। वो बस एकटक आरू को देख रही थी। आखिर आरू की पर्सनैलिटी ऐसी थी, अगर कोई उसे एक बार देखे तो वो अपनी नज़र ना हटा पाए। आरू ने इस वक्त ब्लैक जीन्स, ऊपर ब्लू कलर की शर्ट, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, और हमेशा की तरह पैरों में सफ़ेद जूते। कुल मिला के आरू काफ़ी अच्छी लग रही थी। रोशनी तो बस अपनी ललचाई हुई नज़रों से एकटक आरू को देख रही थी। वहीं तुलसी भी हैरानी से उसे ही देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरू यहाँ क्या कर रही है। आरू अपनी सर्द आवाज़ में मामी को ऊपर से नीचे देखते हुए कहती है, क्यों इतना किचकिच कर रही हो? पुराने फिल्मों की शशिकला बनने का ज़्यादा शौक चढ़ा है क्या? आरू की बातें सुनकर मामी की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती है। वो तो आरू को देखने में इतना खो गई थी कि आरू की बातों पर उनका ध्यान ही नहीं गया। आरू वहाँ मौजूद लोगों को देखकर अपनी भारी आवाज़ में कहती, और तुम लोग सब के सब यहाँ क्या कर रहे हो? कोई ड्रामा चल रहा है? और फिर तुलसी को देखकर, और तुम क्यों गंगा जमुना बहा रही हो? तुम्हारी मम्मी को गुजरे ज़माना हो गया, अब रोने से कोई मतलब नहीं है। अरे, तुम्हारी तो ये
मंथरा मामी भी जिंदा है, फिर क्यों रो रही हो देवी जी? आरू के मुंह से खुद के लिए मंथरा सुन के मामी की आंखें चौड़ी हो जाती है। वहीं वहां मौजूद लोग जो कुछ देर पहले तुलसी के चरित्र पे सवाल उठा रहे थे, अब उन सबके मुंह से बस कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा था। वो सब सिर्फ एक मूर्ति की तरह बस वहाँ खड़े थे, जिनमें इस वक्त जैसे जान ही ना हो। आरू का ध्यान मंडप के पास खड़े उस दूल्हे पर जाता है और वो दूल्हे को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो दूल्हे का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अबे ये कौन सा चुसा हुआ आम है, इससे शादी हो रही थी तुम्हारी? और फिर अपने बालों में हाथ फेर कर, अबे इसकी पहले शादी हो हुई तो पहले शादी हुई होती तो इसके जैसी इसकी एक बड़ी बेटी होती। इतना कहकर वो हंसने लगती है। उसके साथ पप्पू भी हंसने लगता है। आरू सॉरी तुलसी जो कब से आरू को देख रही थी, वो आरू के पास जाकर सिसकते हुए कहती है, आप सबको बताओ ना, हमने कुछ नहीं किया है, वो फोटो सच्ची नहीं है। रोने के चलते तुलसी को ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। वहीं आरू एकटक उसके मासूम से चेहरे को देखने लगती है। आरू को कुछ कहता ना देखकर तुलसी को अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था कि आरू उस फोटो वाली बात से मुकर न जाए। उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि आरू अपने थप्पड़ का बदला न ले ले। ये सोच सोच कर वो और रोने लगती है। उसे इस तरह से रोता देखकर आरू अपनी एक आईब्रो उचकाकर और कड़क आवाज में कहती है, अब क्यों रो रही हो? कोई कुछ कह रहा है तुमको? नहीं ना? मेरे होते हुए किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुमको कुछ कह सके। और फिर सबकी तरफ देखकर, हाँ तो भाई लोग, क्या कह रहे थे तुम लोग? कि ये लड़की बच्चलन है, इस लड़की की कोई इज्जत नहीं है, ये पवित्र नहीं है, और ना जाने क्या क्या कह रहे थे। और फिर मामी की तरफ देखकर, और तुम मंथरा मामी, तुम्हारे मुंह से एक से बढ़कर एक बढ़िया डायलॉग फूट रहा था। पहले क्या नाटक कंपनी में काम करती थी? आरव की बात सुनकर वहां मौजूद किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ कह सके। वहीं आरव की मौजूदगी से मामी के हाथ पैर कांप रहे थे। आरव अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, ए तुम पर इतने सारे इल्जाम लगे, लेकिन वो फोटो, वो तो तुम्हारी अकेली की नहीं थी, उसमें मैं भी थी ना। उसकी भी तो गलती है, आई मीन मेरी भी तो गलती है। तो फिर मुझे भी सुनाओ तुम सब। आरव की बात सुनकर किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन रोशनी, उसको यही वक्त सही लगता है जिससे वो आरू की नज़रों में आए। वो आरू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरे आत्मविश्वास से कहती है, भला उस इंसान की क्या गलती थी? लेकिन ज़्यादा तो गलती तुलसी की है ना। उसे ऐसे किसी के साथ ऐसी तस्वीर, तो कोई भी सवाल करेगा। ये सब रोशनी आरू की नज़रों में महान बनने के लिए कहती है, लेकिन ताकि आरू उसे पसंद करे। वहीं आरू उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। रोशनी ने एक तरफ दुपट्टा ले रखा था, जिसके चलते उसका टमी साफ दिख रहा था। ये देखकर वो कहती है, दूसरों की इज्जत का ज्ञान देने से पहले तुम खुद ढंग के कपड़े पहनना सीख लो। और तुम कौन हो भाई, एकदम से बीच में अपना ये मेकअप वाला थोपड़ा लेकर टपक पड़ी? ऐसे घर से बाहर मत निकलना, बच्चे चुड़ैल समझ के डर जाएंगे। इतना कहकर वो हंसने लगती है, जिस पर पप्पू कहता है, सही कहा बॉस, ये सुर्फनखा ने 400 किलो मेकअप होता है, फिर भी चुड़ैल ही लग रही है। उन लोगों की बातें सुनकर रोशनी को काफ़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर लेती है और अपनी जलती हुई निगाहों से
तुलसी को देखते हुए मन में कहती है, ये सब तुम्हारे चलते हो रहा है तुलसी, तुम्हें तुम छोड़ेंगी नहीं। एक बार, बस एक बार आरू मेरी हो जाए, फिर तुम्हें नौकरानी बना के रखूंगी। रोशनी मन ही मन ये सब सोच रही थी, लेकिन आरू की बातें सुनकर उसका चेहरा गुस्से में बिल्कुल लाल पड़ जाता है। वो हैरानी से आरू को देखने लगती है। आरू एक नज़र रोती हुई तुलसी को देखती है और फिर सबकी तरफ देखकर अपने भारी आवाज़ में कहती है, इस इस लड़की के साथ जिसकी फ़ोटो थी वो मैं थी, और मैं इसे उठा कर ले गई थी। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे चलते इस लड़की की इज्जत पे आँच आई है ना। और फिर दूल्हे को अपनी जलती निगाहों से देखकर, क्या कह रहे थे तुम? इससे कोई शादी नहीं करेगा, ये किसी की पत्नी बनने लायक नहीं है। और फिर सबकी तरफ देखकर, तो सुन लो सब लोग कान खोलकर, अब मैं करूँगी इससे शादी, और मैं बनूँगी, ये बनेगी मेरी धर्मपत्नी, और इस यहाँ की छोटी मालकिन ये आरू सिंह राजपूत की पत्नी है। और फिर मामी और रोशनी को एक नज़र देखकर, अब हम भी देखते हैं हमारी धर्मपत्नी बनने के बाद इस पर कौन उंगली उठाता है। अगर किसी ने उंगली उठाई तो उसकी उंगली यहीं तोड़ देंगे और उसकी अर्थी यहीं से उठाएंगे। हारू की बात सुनकर वहाँ सभी लोगों को साफ सूझ जाता है। उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वहीं रोशनी और मामी को अपने सारे अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। ये सुनकर रोशनी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आरू को समझाते हुए कहती है, आप तुलसी से शादी कैसे कर सकती हो? ये भी लड़की है और आप भी लड़की हो। वो तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है और ना उसे कुछ आता है। आप उसे शादी मत करो, वो एक अच्छी लड़की नहीं है। और एक बार आप उसे देखो तो ये तो बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है। अरे इसका तो चरित्र भी सही नहीं है। ये सब रोशनी एक सांस में बोल देती है, क्योंकि उसे कैसे भी करके तुलसी और आरू की शादी रोकनी थी। वो आरू से शादी करना चाहती है। वो तो कैसे भी करके आरू को तुलसी के होते हुए नहीं देख सकती थी। रोशनी की बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो कहना क्या चाहती है। तुलसी नहीं, बल्कि वो आरू के लायक है और आरू उससे शादी कर ले। इसलिए उसने आरू से सबके सामने तुलसी को एक चरित्रहीन लड़की बना दी थी। आरू एक नज़र तुलसी को देखती है, जो भूत बन के एकटक जमीन को देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बस एक बिल्कुल हड्डियों वाला शरीर हो उसका, जिसमें इस वक्त जान ही ना हो। तुलसी को एक नज़र देखकर आरू रोशनी को ऊपर से नीचे तक देखकर कहती, क्यों भाई, यहाँ क्या कोई दूल्हा दुल्हन वाली प्रतियोगिता चल रही है, जो तुम मुझे इसकी अच्छाई और बुराई गिनवा रही हो? मैं आरू सिंह राजपूत, जो अपनी बातों से कभी नहीं मुकरती, अगर मैंने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करूँगी तो ज़रूर करूँगी। इतना कहकर वो तुलसी का हाथ पकड़ती है और मंडप की तरफ बढ़ जाती है। वहीं तुलसी बस भूत बने उसके पीछे पीछे जा रही थी। उसको इस वक्त होश ही नहीं था, वो बस बेसुध चली जा रही थी। पंडित भी अभी मंडप में बैठे थे। आरू तुलसी को लेकर मंडप में जाती है और पंडित के सर पे अपनी गन तान कर कठोर आवाज में कहती है, ए पंडित, चल चुपचाप मंत्र पढ़ और हमारी शादी करवा। अगर जल्दी हमारी शादी नहीं करवाए तो तेरा श्राद्ध यहीं करेंगे। आरू की धमकी भरी बातें सुनकर पंडित जब डर जाते हैं और जैसे मंत्र पढ़ने जाते हैं, तभी रोशनी जल्दी से आकर कहती है, पंडित जी कैसे मंत्र पढ़ सकते हैं? रोशनी की बातें सुनकर आरू अपने आईब्रो को बंदूक की नोक से खुजलाते हुए कहती है, तुमको बीच में बहुत बोलने की आदत है ना?
और फिर रोशनी को घूरती है, क्यों, तुमको पढ़ना है मंत्र? अब चुपचाप ये कोना पकड़ के बैठ जाओ, मंथरा की तरह बीच बीच में मत कूदो, क्योंकि अगली बार हम नहीं, हमारा बंदूक बोलेगा। समझ में आया? आरू के पास सुनकर रोशनी की हिम्मत नहीं होती है कि वो आगे कुछ बोले। तभी आरू पंडित जी से कहती है, क्या बे पंडित, तुम क्यों रुके हो? कोई नौटंकी चल रही है यहाँ? जल्दी से शादी करवाओ, वरना तुम भी यहीं से 4 कंधों पे भेजे जाओगे। पंडित जी डरते हुए जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगते हैं और वही आरू तुलसी को लेकर मंडप में बैठ जाती है। इस वक्त तुलसी के चेहरे पर किसी प्रकार के कोई भी भाव नहीं था। पप्पू आकर आरू और तुलसी का गठबंधन कर देता है। तब पंडित जी दोनों को फेरे के लिए खड़े होने के लिए कहते हैं और आरू झट से खड़ी होती है। वहीं वो तुलसी के बाजू पकड़ के उसे भी खड़ा करती हैं। यहाँ पंडित मंत्र पढ़ता है और पहले के 4 फेरे आरू आगे चलती है, वही तुलसी बेसुध से उसके पीछे चली जा रही थी। कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ देर पहले वो किसी और की दुल्हन बनने वाली थी, उसके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगी थी, उसके देह में भी किसी और के नाम की हल्दी चढ़ी थी, लेकिन अब वो फेरे किसी और के साथ ले रही थी। यहाँ 4 फेरे पूरे होने के बाद आखिर के 3 फेरों में तुलसी को आगे चलना था, लेकिन भारी लहंगे के चलते उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। वो अपनी मासूम और आंसुओं से भरी आंखों से आरू को देखती है। वही आरू बिना कुछ कहे झट से उसे गोद में उठा लेती है और फेरे देने लगती है। आरू के गोद में उठाने के चलते वो अपने नन्ही नन्ही हाथें बाहें आरू के गले में लपेट लेती है और अपना छोटा सा सर उसके सीने में छुपा लेती है। ये देखकर आरू के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। यहाँ 7 फेरे पूरे होने के बाद आरू तुलसी को लेकर वापस बैठ जाती है। उसके बाद उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाती है, उसके मांग में सिंदूर भरती है और सिंदूर हल्का सा तुलसी के नाक पे गिर जाता है, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। वहीं इन एहसासों से तुलसी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। पंडित जी बोलते हैं, शादी संपन्न हुई और आज से आप दोनों पत्नी, जाकर बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। यहाँ पप्पू खुशी से दोनों के ऊपर फूल बरसा रहा था। वहीं रोशनी की आंखों में आंसू थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। इस वक्त उसकी आंखों में तुलसी की नफरत साफ नजर आ रही थी। उसका बस चलता तो वो तुलसी का खून कर देती। आरू तुलसी का हाथ पकड़ के मंडप से खड़ा करती है और सब पर अपनी जलती हुई निगाहें डालकर अपनी कड़क आवाज में कहती है, आज से ये आरू सिंह राठौर की पत्नी हुई और मेरी इजाज़त के बगैर अगर किसी ने इसके चरित्र पे उंगली उठाई तो मैं सोच लेना कि वो सीधे आरू सिंह राजपूत पे उंगली उठाई। और आरू सिंह राजपूत पर उंगली उठाने वालों का अंजाम तो तुम सब अच्छे से जानते हो। जितनी इज्जत तुम लोग मुझे देते हो, उम्मीद है उतनी इज्जत मेरी पत्नी को भी दोगे, वरना अपनी कब्र खुद खोद लेना, क्योंकि आरू सिंह का कहर झेल सको इतनी तुम लोगों में हिम्मत नहीं है। आरू की ये खतरनाक बातें सुन के वहाँ किसी के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वहीं रोशनी बस गुस्से से तुलसी को घूरी जा रही थी और वो घूरते घूरते वहाँ से गुस्से से उठती है और वहाँ से चली जाती है और उसके साथ साथ मामी जी भी चली जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है।
आरू तुलसी को अपने घर लेकर जाती है और क्या क्या ड्रामे होते हैं, चलिए आने वाले पार्ट में जानते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।